हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीजी एग्ज़ाम हब पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ में होने वाली प्री बीएड और डीएड पेपर के ऊपर प्रश्न देखेंगे, जिसमें हम शिक्षण अभिरुचि के अंदर आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तिगत भिन्नताएं। यह 25 महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिलते जुलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से क्या है? पहला ऑप्शन है माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुण। दूसरा है पर्यावरण का भौतिक प्रभाव। तीसरा है आनुवंशिक और पर्यावरण के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया। चौथा है केवल भौगोलिक स्थिति। अगर इसका आपको सही उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी सभी आने वाला वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिक और पर्यावरण के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया। व्याख्या की बात करें तो व्यक्ति का विकास न केवल उसके जीन्स पर निर्भर करता है और ना ही उसके वातावरण पर, बल्कि इन दोनों के बीच होने वाली निरंतर क्रिया पर जो है निर्भर करता है। आज का दूसरा प्रश्न है, कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं, यह विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? पहला ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत। दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नताएं का सिद्धांत। तीसरा है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। चौथा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत भिन्नताएं का सिद्धांत। व्याख्या देखें तो यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि प्रत्येक बालक के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास की दर और स्वरूप अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने का प्रयास सबसे पहले किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? पहला ऑप्शन है B.F. स्किनर। दूसरा है फ्रांसिस गाल्टन। तीसरा है जीन पियाजे। चौथा है अल्बर्ट बंडूरा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस गाल्टन। सर फ्रांसिस गाल्टन ने ही सबसे पहले व्यक्तिगत अंतरों को मापने के लिए व्यक्तिगत और सांख्यिकी व्याख्याओं का नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है सभी छात्रों के लिए एक समान कठोर नियम लागू करने चाहिए। दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरी तरह नज़रअंदाज करना चाहिए। तीसरा है शिक्षण विधियों और अधिगम और अनुभवों को लचीला और विविध बनाना चाहिए। चौथा है छात्रों को अंकों के आधार पर उनके समूह बनाने चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण विधियों और अधिगम अनुभवों को लचीला और विविध बनाना चाहिए। व्याख्या देखें तो विविध शिक्षण विधियाँ और सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक छात्र अपनी अधिकतम शैली और गति के अनुसार सीख सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत भिन्नता का एक वंशानुगत यानी हेरिडेटरी कारक है? पहला ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक स्थिति। दूसरा है शिक्षा का स्तर। तीसरा है आँखों का रंग। चौथा है सांस्कृतिक मूल्य। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आँखों का रंग। आँखों का रंग, शारीरिक ढांचा और बुनियादी बुद्धि जैसे गुण हमें जैविक रूप से अपने पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, अंतःमुखी और बहिर्मुखी स्वभाव निम्नलिखित में से किस भिन्नता के अंतर्गत आते हैं? पहला ऑप्शन है शारीरिक भिन्नता। दूसरा है संवेगात्मक और व्यक्तिगत भिन्नता। तीसरा है जातीय भिन्नता। चौथा है लिंग सामाजिक भिन्नता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी,
संवेगात्मक और व्यक्तिगत भिन्नता। व्याख्या देखें तो यह वर्गीकरण व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार, विचार और अभिव्यक्ति के संवेगात्मक रुझान पर आधारित है। अगला प्रश्न है, अधिगम की गति में अंतर होने का मुख्य मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? पहला ऑप्शन है स्कूल की दूरी, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नताएं जैसे बुद्धि और अभिरुचि, तीसरा है केवल माता पिता की आय, चौथा है छात्र के कपड़ों का रंग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत भिन्नताएं जैसे बुद्धि और अभिरुचि। व्याख्या देखें तो प्रत्येक बालक का संज्ञानात्मक क्षमता और विकास के प्रति रुचि अलग होती है, जिससे उसके सीखने की गति प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति कैसे नजरिया रखना चाहिए? पहला ऑप्शन है उन्हें एक समस्या और बोझ मानना चाहिए, दूसरा है उन्हें मानव विविधता की एक स्वाभाविक विशेषता के रूप में स्वीकार करना चाहिए, तीसरा है केवल सामान्य बच्चे पर ध्यान देना चाहिए, चौथा है भिन्नताओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य ही विविधता और सम्मान करना और प्रत्येक बच्चों की विशिष्ट का लाभ उठाना है। अगला प्रश्न है, लिंग के आधार पर लड़कों को साहसी और लड़कियों को कोमल मानना किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है लिंग समानता, दूसरा है लैंगिक रूढ़िवादिता, तीसरा है लिंग संवेदनशील, चौथा है जैविक सत्य। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक रूढ़िवादिता। समाज द्वारा लिंग के आधार पर कार्यों और व्यवहारों का निर्धारण करना लैंगिक रूढ़िवादिता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानने के लिए सबसे उपयुक्त मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है छात्रों को डराकर पूछना, दूसरा है अवलोकन, बुद्धि परीक्षण और अभिरुचि मापना, तीसरा है केवल गृह कार्य की जांच करना, चौथा है कक्षा से बाहर निकलना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अवलोकन, बुद्धि परीक्षा और अभिरुचि मापना। वैज्ञानिक विधियों द्वारा छात्रों के व्यवहार, बुद्धि और रुचि का सटीक आंकलन करना ही उसकी विशिष्टताओं और समझा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति शब्द का शैक्षिक मनोवैज्ञानिक में क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है आसपास के पेड़ पौधे, दूसरा है व्यक्ति की आनुवंशिक बनावट जैसे जैविक गुण, तीसरा है सामाजिक वातावरण, चौथा है स्कूल का अनुशासन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति की आनुवंशिक बनावट और जैविक गुण। व्याख्या, प्रकृति उन गुणों को संदर्भित करता है जो व्यक्ति को जन्म से विरासत में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक को मंदबुद्धि बालकों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए? पहला ऑप्शन है उन्हें कक्षा से बाहर कर देना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है उसकी सीखने की गति धीमी गति के अनुसार सरल शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, तीसरा है उन्हें बहुत कठिन कार्य देना चाहिए, चौथा है उन्हें अपेक्षित करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उनकी सीखने की गति धीमी गति के अनुसार सरल शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। व्याख्या देखें तो व्यक्तित्व भिन्नता के अनुसार शिक्षण को बालक के संज्ञानात्मक क्षमता के अनुकूल बनाना शिक्षक का कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, छात्रों के अधिगम अंतराल को पता कैसे लगाने के लिए कौन सा मूल्यांकन सर्वोत्तम है? यानी लर्निंग गैप को पता करने के लिए कौन सा जो है सही है?
पहला ऑप्शन है योग्यता योग्यतात्मक मूल्यांकन, दूसरा है नैदानिक मूल्यांकन, तीसरा है वार्षिक परीक्षा, चौथा है प्रतियोगिता परीक्षा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नैदानिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य छात्रों का विशेष कठिनाइयाँ और सीखने में आने वाली बाधाओं का पहचानना है। अगला प्रश्न है दृश्य शिक्षार्थी यानी विजुअल लर्नर निम्नलिखित में से किस माध्यम से सबसे बेहतर समझते हैं? पहला ऑप्शन है केवल रेडियो सुनकर, दूसरा है चित्र, रेखाचित्र और वीडियो प्रदर्शन के माध्यम से, तीसरा है केवल बोलकर, चौथा है आंखें बंद करके। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या दृश्य शिक्षार्थी सूचनाओं को चित्र और ग्राफिकल प्रारूप में बेहतर तरीके से समझते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र में सहसंबंध का अध्ययन किसने प्रस्तावित किया? पहला ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर, दूसरा है फ्रांसिस गोल्टन, तीसरा है स्किनर, चौथा है थॉर्नडाइक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। गोल्टन ने ही दो गुणों के बीच संबंधित को मापने के लिए सांख्यिकी सहसंबंध की अवधारणा विकसित की थी। अगला प्रश्न है लड़कों को गणित में अच्छा और लड़कियों को भाषा में अच्छा माना किस ओर संकेत करता है? पहला ऑप्शन है लैंगिक समानता, दूसरा है लैंगिक पूर्वाग्रह, तीसरा है जैविक भिन्नता, चौथा है शिक्षा की आधुनिक विधि। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी लैंगिक पूर्वाग्रह। व्याख्या यह धारणा वैज्ञानिक नहीं बल्कि सामाजिक रूप से थोपी गई रूढ़ियों का परिणाम है। अगला प्रश्न है आयु के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता का क्या शैक्षिक प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है आयु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दूसरा है आयु के साथ बुद्धि और परिपक्वता का स्तर बदलता है, इसलिए शिक्षण विधियाँ बदलनी चाहिए, तीसरा है सभी आयु के बच्चे को एक ही विधि से पढ़ना चाहिए, चौथा है आयु केवल शारीरिक भार बढ़ाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आयु के साथ बुद्धि और परिपक्वता का स्तर बदलता है, इसलिए शिक्षण विधियाँ बदलनी चाहिए। व्याख्या बालक के विकास में अवस्था जैसे बाल्यावस्था बनाम किशोरावस्था के अनुसार शिक्षा रणनीति भिन्न होनी चाहिए। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत भिन्नता के संदर्भ में आत्मविश्वास किस प्रकार भिन्नता है? पहला ऑप्शन है शारीरिक भिन्नता, दूसरा ऑप्शन है संवेगात्मक भिन्नता, तीसरा ऑप्शन है जातीय भिन्नता, चौथा ऑप्शन है लिंग संबंधी भिन्नता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आत्मविश्वास व्यक्ति की संवेगात्मक स्थिरता और मानसिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला प्रश्न है शिक्षण शुरू करने से पहले छात्रों के पूर्व ज्ञान की जांच करना क्यों आवश्यक है? पहला ऑप्शन है छात्रों को डराने के लिए, दूसरा ऑप्शन है छात्रों का व्यक्तिगत भिन्नता और ज्ञान के स्तर के अनुसार शिक्षण को जोड़ने के लिए, तीसरा है समय बिताने के लिए, चौथा है उपस्थिति दर्ज करने के लिए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता और ज्ञान के स्तर के अनुसार शिक्षण को जोड़ने के लिए। व्याख्या नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही समर्थक अधिगम संभव है। अगला प्रश्न है
प्रभावशाली बालकों की पहचान का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है उनकी लंबाई, दूसरा ऑप्शन है उनकी उच्च बुद्धिलब्धि और रचनात्मक सोच, तीसरा ऑप्शन है उनका व्यवहार, चौथा ऑप्शन है उनके माता-पिता की आय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। प्रभावशाली छात्र न केवल उच्च IQ वाले होते हैं बल्कि वे जटिल समस्याओं के मौलिक समाधान खोजने का भी क्षमता होते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबंधित करने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? पहला ऑप्शन है लचीला पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए, दूसरा है विविध शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, तीसरा है सभी छात्रों को एक ही मानव विधि से सीखने के लिए बाध्य करना चाहिए, चौथा है छात्रों की रुचि को समझना चाहिए। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर इसका सही उत्तर पता हो तो हम कमेंट बॉक्स में कमेंट इसका डाल देंगे। चलो बता ही देते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। एक ही यूनिफॉर्म तरीका सभी छात्रों को अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको इस परीक्षा के लिए थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल में जाके और वीडियो देख सकते हैं।